हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। क्लास फर्स्ट ईयर के रोटेशनल मोशन चैप्टर के आज 6th लेक्चर में हम पढ़ेंगे आनत समतल पर बिना फिसले किसी पिंड की लोटनिक गति या आनत तल पर किसी पिंड के बिना फिसले लुढ़कने की शर्त। अर्थात किसी भी आनत तल पर अगर हम कोई पिंड रखें तो वह पिंड फिसलता हुआ नीचे आ सकता है या उस पर लुढ़कता हुआ नीचे आ सकता है। तो वह फिसले नहीं, उसके लिए क्या शर्त होनी चाहिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए कि बिना फिसले वह आनत तल पर गति कर सके। तो मान लेते हैं कि m द्रव्यमान का कोई पिंड जिसकी त्रिज्या r है, यह क्षैतिज से थीटा कोण पर रखे गए नत तल पर ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। किसी स्थिति में इस पर जो लगने वाले बल हैं, पिंड का भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, इसके दो घटक करेंगे तो एक mg cos थीटा और ये जो कि होगा ये तल के जो संपर्क तल है उसके लंबवत नीचे की ओर, और ये mg sin थीटा संपर्क तल के समानांतर और अभिलंब प्रतिक्रिया बल तल के लंबवत। और इस पिंड तथा आनत संपर्क तल के बीच ऊपर की ओर ये लगेगा स्थैतिक घर्षण बल। तो ये तीनों बल इस पर कार्य कर रहे हैं। अब यदि नीचे की ओर पिंड का रेखीय त्वरण a है तो नीचे की तरफ जो लगने वाला बल है mg sin थीटा माइनस fs इक्वल्स टू ma, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से अभिलंब प्रतिक्रिया बल n और mg cos थीटा ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, अर्थात n माइनस mg cos थीटा इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 2। जब पिंड लुढ़कता है तो स्थैतिक घर्षण बल Fs पिंड पर एक बल आघूर्ण आरोपित करता है, टाउ इक्वल्स टू एफएस आर। और इसके पहले आप पढ़ चुके हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टार्क में रिलेशन ऑफ टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा। तो टाउ इक्वल्स टू एफ एस आर और टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा, तो एफ एस आर इक्वल्स टू आई अल्फा। इससे एफ एस की वैल्यू मिल गई आई अल्फा अपान आर। पिंड बिना फिसले लुढ़क रहा है तो यहां पर कोणीय त्वरण होगा। तो रेखीय त्वरण के संबंध में a इक्वल्स टू आर अल्फा होता है, तो अल्फा इक्वल्स टू ए अपान आर। इस अल्फा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो एफ एस इक्वल्स टू आई अल्फा अपान आर से मिल जाएगा एफ एस इक्वल्स टू आई ए अपान आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। और यही आनत तल पर बिना फिसले लुढ़कने के लिए शर्त है कि जो स्थैतिक घर्षण बल का मान होगा वह I इंटू ए अपान आर स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। यदि इतना है तो वह बिना फिसले लुढ़केगा, और अगर नहीं है तो वह लुढ़केगा लेकिन फिसलते हुए लुढ़केगा। अगर यह नीचे की ओर लुढ़कने की स्थिति में है तो इसमें त्वरण कितना उत्पन्न होगा, इसके लिए देखें तो एफ एस का मान समीकरण नंबर 1 में जो कि mg sin थीटा माइनस एफ एस इक्वल्स टू एम ए है, इसमें हम पुट करेंगे तो एफ एस के जगह पर आई ए अपान आर स्क्वायर। हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो आई ए अपान आर स्क्वायर को राइट साइड ले जाके ऐड कर लें तो एम ए प्लस आई ए अपान आर स्क्वायर। अब यहां से आप देखें ए को अगर हम कॉमन ले लें तो m प्लस आई अपान आर स्क्वायर, यानी a इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा अपान एम प्लस आई अपान आर स्क्वायर ये होगा। यदि पिंड की घूर्णन त्रिज्या k हो तो i इक्वल टू एम के स्क्वायर। तो इस i की जगह पर अगर हम एम के स्क्वायर पुट कर दें तो ये देखिए a इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा अपान एम प्लस आई अपान आर स्क्वायर, तो i के जगह पर पुट कर दिया गया एम के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से m कॉमन हो जाएगा तो नीचे की वैल्यू हो गई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इस m से m कैंसिल हो जाएगा, ऊपर मिल गया g साइन थीटा अपान 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो a इक्वल्स टू जी साइन थीटा अपान 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यह लुढ़कते समय पिंड का त्वरण होगा। जो भी ठोस वस्तु
उस पर लुढ़क रही है उसका त्वरण होगा ए इक्वल्स टू जी साइन थीटा अपान 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो यह बिना फिसले लुढ़कने वाले पिंड के द्रव्यमान केंद्र का रेखीय त्वरण होगा। अब यदि लुढ़कने वाला पिंड ठोस सिलेंडर है, वह सिलेंडर के आकार का है, तो सिलेंडर का जो ज्यामितीय अक्ष से क्या तात्पर्य है कि सिलेंडर के दोनों आधार के केंद्र से जाने वाली जो रेखा है, तो I इक्वल्स टू 1/2 mr² होता है इसके लिए। और यह जड़त्व आघूर्ण जो I है, अगर हम घूर्णन त्रिज्या के रूप में देखें तो I इक्वल टू m² होता है, तो 1/2 mr² इक्वल्स टू m² पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से k² अपान r², m तो कट जाएगा, तो k² अपान r² इक्वल्स टू 1/2। तो जो एक्सिलरेशन है a इक्वल्स टू जी साइन थीटा बाई 1 प्लस k² बाई r², इसमें हम k² बाई r² की जगह पहलू पुट कर देंगे। तो इन प्लेस ऑफ k² बाई r² वी विल पुट हियर 1/2। तो 1 प्लस 1/2 ये ऐड करने पर आ गया 3/2, ये उल्टा हो जाएगा, तो 2/3 जी साइन थीटा। अर्थात जो एक्सिलरेशन होगा ठोस सिलेंडर के लुढ़कने के लिए यह 2/3 जी साइन थीटा होगा। अब जो स्थैतिक घर्षण बल Fs है वह कितना होगा, तो Fs इक्वल्स टू आई ए अपान r² होता है। तो आई की जगह पर 1/2 mr², मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिलेंडर का, इनटू ए की जगह पर 2/3 जी साइन थीटा अपान r²। अब ये r² इससे कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, मिल गया 1/3 mg साइन थीटा। यह सिलेंडर के लिए न्यूनतम घर्षण बल है, न्यूनतम घर्षण बल। यदि घर्षण बल इससे कम होगा तो सिलेंडर आनत तल पर नीचे की ओर फिसलने लगेगा, वह लुढ़केगा नहीं, उस पर स्लाइड करने लगेगा, फिसलने लगेगा। तो इसका मतलब हो गया कि जो स्थैतिक घर्षण बल है Fs, इसका मान 1/3 mg साइन थीटा से कम नहीं होना चाहिए। और यदि यह Fs की वैल्यू 1/3 mg साइन थीटा है, तो इसका जो घर्षण गुणांक होगा वह क्या होगा, तो Fs की वैल्यू Fs इज लेस आर इक्वल टू μs n होना चाहिए, n नॉर्मल। तो Fs की वैल्यू है 1/3 mg साइन थीटा इज लेस देन μs, और n की वैल्यू है mg cos थीटा। mg दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3 साइन थीटा इज लेस आर इक्वल्स टू μs cos थीटा। कास थीटा को इधर भेज दीजिए, तो साइन थीटा अपान कास थीटा tan हो जाएगा, 1/3 tan थीटा इज लेस आर इक्वल्स टू μs, या μs इज ग्रेटर आर इक्वल्स टू 1/3 tan थीटा। तो ठोस सिलेंडर के बिना फिसले लुढ़कने के लिए घर्षण गुणांक μs का न्यूनतम मान 1/3 tan थीटा होना चाहिए। यानी अगर लुढ़कते समय जो घर्षण गुणांक है उस पिंड तथा संपर्क तल के बीच कम से कम 1/3 tan थीटा होना चाहिए, तभी जो है सिलिंड्रिकल वस्तु जो है उस पर बिना फिसले लुढ़क सकती है। अब अगर लुढ़कने वाला पिंड ठोस गोला है, गोले का आकार का है, तो गोले का मोमेंट, गोले क्या उसके व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr²। इसको जो है रेडियस ऑफ गायरेशन यानी घूर्णन त्रिज्या के टर्म में लिखेंगे तो mk²। अब यहाँ से m कैंसिल हो गया, तो k² बाई r² इक्वल्स टू मिल गया 2/5। ये वैल्यू यहाँ पर k² बाई r² में पुट करेंगे तो 1 प्लस 2/5, तो इस तरह से आ गया 7/5, ये उल्टा हो जाएगा, तो 5/7 जी साइन थीटा। ये एक्सिलरेशन की वैल्यू हो गई। तो Fs कितना होगा, आई ए अपान r², आई की जगह पर 2/5 अपान r² इंटू एक्सिलरेशन 5/7 जी साइन थीटा बाई r² यहाँ से कैंसिल, इसके बाद ये 5 से 5 कैंसिल, तो 2/7 mg साइन थीटा। यह ठोस गोले के लिए न्यूनतम घर्षण बल है। यदि घर्षण बल इससे कम हुआ तो क्या होगा, गोला आनत तल पर नीचे की ओर फिसलने लगेगा, वह लुढ़केगा नहीं बल्कि फिसलने लगेगा। अब इस स्थिति में जो घर्षण बल, जो स्थैतिक घर्षण बल है Fs इज लेस आर इक्वल्स टू μs n होना चाहिए। ठीक उसी तरह से हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये वैल्यू 2/7 mg साइन थीटा लेस आर इक्वल्स टू μs mg cos थीटा, mg कैंसिल दोनों तरफ से, कास को इधर डिवाइड कर लेंगे
तो ये tan आ जाएगा 2/7 tan थीटा इज लेस आर इक्वल्स टू म्यू एस, या म्यू एस इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2/7 tan थीटा। अर्थात ठोस गोले के लिए बिना फिसले लुढ़कने के लिए घर्षण गुणांक का मान न्यूनतम जो है 2/7 tan थीटा होना चाहिए। अब अगर किसी आनत तल पर बिना फिसले लुढ़कते हुए कोई सममित पिंड का अगर वस्तु है तो वह तली तक पहुंचने में कितना समय लेगा और कितना वेग अर्जित करेगा। जैसे सपोज कर लीजिए कि यह एक आनत तल है। इस आनत तल जो कि क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर झुका हुआ है और यह h ऊंचाई पर से वस्तु को विरामावस्था से छोड़ दिया जाता है और यह गति करती हुई इस न्यूनतम बिंदु पर आती है। तो जब यह वस्तु इस ऊंचाई पर होगी तो इस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा होगी, लेकिन जब यह गति करने लगेगी यानी लुढ़कते हुए यहाँ पर आएगी तो इसमें स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा तथा घूर्णन गतिज ऊर्जा दोनों होंगी। तो जब दोनों होंगी तो उस स्थिति में क्या होगा कि इसके दौरान लोटनिक गति के दौरान ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। ये मान के चला जाता है कि ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। तो अगर ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है तो यहाँ पर इसकी जो कुल ऊर्जा होगी स्थितिज ऊर्जा, और यहाँ पर जब ये पहुँचेगा तो इसके अंदर जो ऊर्जा है यह दोनों ऊर्जा बराबर होंगी। तो उस ऊर्जा संरक्षण के नियम से तली पर पहुंचने पर पिंड की कुल गतिज ऊर्जा पिंड की प्रारंभिक ऊर्जा के बराबर होगी। जब ये यहाँ पर पहुंचा तो इसमें काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 I ओमेगा स्क्वायर है, इक्वल्स टू यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर है। अब v इक्वल्स टू r ओमेगा या ओमेगा इक्वल्स टू v/r और I इक्वल्स टू mk² होता है। तो इस वैल्यू को यहाँ पर ये पुट कर दिया गया। तो 1/2 mv² प्लस 1/2 mk² और v/r का स्क्वायर इक्वल्स टू mgh। अब इसे यहाँ से देखिए ये m दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, ठीक है। 1/2 इधर आए, 1/2 को कॉमन ले लिया और यहाँ से v² और यहाँ से v² को कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचा 1 प्लस यहाँ से बचा k²/r² और इधर बचा है gh। तो v²/2 1 प्लस k²/r² इक्वल्स टू gh। हमें क्या चाहिए, v की वैल्यू चाहिए। तो v² को एक तरफ करते हैं तो v² इक्वल्स टू ये 2 इधर चला जाएगा तो 2gh अपान 1 प्लस k²/r²। तो v इक्वल्स टू √2gh/1 प्लस k²/r²। तो अर्थात तली पर जब पिंड पहुंचेगा तो उस समय उसका वेग होगा √2gh अपान 1 प्लस k²/r²। तो यह किस पर निर्भर करेगा कि कितनी हाइट से आ रहा है, h पर निर्भर करेगा, और उसका जो रेडियस यानी घूर्णन त्रिज्या होती है उस पर निर्भर करेगा। यदि आनत तल की लंबाई l हो तथा पिंड को विरामावस्था से तली तक आने में लगा समय t हो तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो इससे अगर हम पुट करें तो s के जगह पर l हो गया इक्वल्स टू 0 इंटू टी प्लस 1/2 at स्क्वायर। तो t स्क्वायर इक्वल्स टू 2l/a यानी t इक्वल्स टू √2l अपान a। अब इस इक्वेशन में हम a की वैल्यू को पुट कर देंगे जो कि ऊपर से आया g sin θ/1 प्लस k²/r²। तो ये पुट करने पर मिला हमें t इक्वल्स टू √2l/g sin θ अपान 1 प्लस k²/r²। तो ये 1 प्लस k²/r² 2l के साथ हो जाएगा यानी ऊपर। तो t इक्वल्स टू √2l 1 प्लस k²/r² अपान g sin θ। तो यह समय लगेगा और ऊपर जो हमने फाइंड किया वह वेग होगा। अब इस पर एक क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि क्षैतिज समतल पर बिना फिसले लुढ़कती हुई गेंद की घूर्णन गतिज ऊर्जा संपूर्ण ऊर्जा का 2/7 भाग होता है। यहाँ पर आपको बताना है कि गेंद की जो घूर्णन गतिज ऊर्जा है पूरी ऊर्जा की 2/7 होती है। तो गेंद मतलब गोले के आकार का है तो अपने व्यास के परितः इसका जड़त्व आघूर्ण होता है 2/5 mr²। तो गेंद की कुल गतिज ऊर्जा k टोटल ½ mv²
मतलब कि गतिज ऊर्जा, स्थानांतरित गतिज ऊर्जा और घूर्णन गतिज ऊर्जा 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। अब m यहाँ पर ये वैल्यू है, v इक्वल्स टू आर ओमेगा, तो आर ओमेगा का स्क्वायर प्लस 1/2 आई की जगह पर गोले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्वाघूर्ण 2/5 एम आर स्क्वायर और इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये वैल्यू हो गई 1/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और प्लस यहाँ से 1/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। एम यहाँ पर सेम है, बाई मिस्टेक कहीं स्मॉल लिखा गया है, ये सभी वैल्यू एम की वैल्यू सेम है। तो यहाँ से एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो 1/2 प्लस 1/5 ये हो गया 7/10 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये टोटल काइनेटिक एनर्जी यानी यहाँ पर हमें मिल गई टोटल, जिसमें कि घूर्णन और स्थानांतरित गतिज ऊर्जा शामिल है। अब इसकी जो घूर्णन गतिज ऊर्जा है के रोटेशनल, वह 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर होती है, तो 1/2 और आई की जगह पे 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ये मिल गया 1/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, मीन्स इक्वेशन नंबर 2। हमें रेशियो चाहिए, तो के रोटेशनल बटा के टोटल, के रोटेशनल है 1/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और ये है 7/10 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये वैल्यू ऊपर नीचे कट गई, 1/5/7/10 है तो ये 10/7 हो गया, 5 से कट गया 2/7। तो अब ये के रोटेशनल और के टोटल का रेशियो आ गया 2/7, अर्थात के रोटेशनल होगा 2/7 इंटू के टोटल, अर्थात घूर्णन गतिज ऊर्जा टोटल ऊर्जा की 2/7 भाग होगी। इस तरह से एक क्वेश्चन इस पर है कि यदि पृथ्वी अचानक सिकुड़ जाए जिससे कि इसकी त्रिज्या पूर्व त्रिज्या की तिहाई रह जाए, तो पृथ्वी पर दिन कितने समय का होगा। यानी इस समय जो पृथ्वी की स्थिति है, इसे दिन रात मिला करके यानी जो लेंथ ऑफ डे कहते हैं 24 आवर है। लेकिन अगर यह सिकुड़ करके पहले की 1/3 हो जाए तो क्या होगा। तो देखिए R1 की वैल्यू R है, R2 R/3 हो जाता है 1/3, T1 24 आवर है, T2 क्या होगा फाइंड करना है। पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूर्णन करती है, तो अगर जब इसकी त्रिज्या कैपिटल R1 है तो इस समय जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जब छोटी हो जाएगी तभी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही रहेगा या चेंज होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा, लेकिन जो इसका कोणीय संवेग होगा वह संरक्षित होगा। अर्थात पहले I1 J बराबर I ओमेगा होता है, तो I1 ओमेगा 1 और बाद का I2 ओमेगा 2 ये दोनों बराबर होंगे। I1 पृथ्वी का आकार गोले का आकार है, तो 2/5 एम आर स्क्वायर पहली स्थिति के लिए 1, तो एम R1 स्क्वायर। ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2π/T, तो 2π/T1। इसी तरह से सेकेंड पार्ट के लिए 2/5 एम R2 स्क्वायर इंटू 2π/T2। अब यहाँ से 2/5 एम और 2π दोनों तरफ से कैंसिल, यहाँ से मिल गया। अब T2 को इधर ले आइए, तो T2/T1 इक्वल्स टू R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर। R2 की वैल्यू है R/3, इसका स्क्वायर बटा R स्क्वायर, तो ये R स्क्वायर बाई 9 हो गया और यहाँ से R स्क्वायर, तो R स्क्वायर कैंसिल 1/9। T2/T1 इक्वल्स टू 1/9, तो T2 इक्वल्स टू 1/9 इंटू T1, T1 की वैल्यू 24। अब इसको कट कर दीजिए 3 से, तो 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 8/3। तो इसको डिवाइड कर देंगे, तो 3 2 जा 6 और 2 रिमाइंडर बचा, तो यानी हो गया ये 2 होल 2/3 घंटे, या 2/3 घंटे को अगर मिनट में बदले 60 से गुणा कर दीजिए तो 40 मिनट आ जाएगा, तो यानी 2 घंटा 40 मिनट। तो अब जो दिन होगा वह 2 घंटे 40 मिनट का होगा। अच्छा, ये तो रहा 1/3 के लिए। अब इसी तरह से मान लो कि इसको आधी अगर कर दिया जाए, यदि पृथ्वी अचानक सिकुड़ जाए जिससे कि इसकी त्रिज्या पूर्व त्रिज्या की आधी रह जाए, तब क्या होगा। तो फिर वही आप लगाएंगे, जब ये लगाएंगे तो अब R2 की जगह पर R/2 रखेंगे, तो यहाँ से ये वैल्यू देखिए मिल करके आ जाती है। R/2 का स्क्वायर रखने पर ये 1/4 आ गया, तो T2 इक्वल्स टू 1/4 इंटू T1, अर्थात 6 घंटे का होगा। तो अब पृथ्वी पर जो दिन है वह कितने समय का होगा, 6 घंटे का होगा।